ज़रा ये बताइएगा, अब पहले तो जैसे कि फ़ील्ड मार्शल जब तेहरान पहुँचे तो काफ़ी सरप्राइजिंग था बहुत से लोगों के लिए। फिर लगा ये कि कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद पहले भी डिसाइड हो चुकी हुई थी। चंद एक पैगामात थे जिनका तबादला होना था। उन्होंने 3 दिन गुज़ारे वहाँ पर। इसका मतलब है कुछ पेचीदा मामला थे जिनको हल करने के लिए वो 3 दिन वहाँ पर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से, आला शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुईं। दूसरा ये कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक रोज़ बाद बड़ी अहम शख्सियत जो है वो अमेरिका जो है वो आने वाली है। तो उनका इशारा क्या कहीं फ़ील्ड मार्शल की तरफ तो नहीं है? और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट इसको समझेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि इसी हफ्ते में ही कंक्लूड हो जाएगा। बात 21 तारीख से आगे निकल जाएगी या उससे पहले को मामला तय हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3 दिन रहने की के मकासद जो मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त ईरान में जो कमांड सिस्टम है वो इंडिविजुअल नहीं, जंग भी इस तरह लड़ी है उन्होंने और अमन की बातें भी कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं मोज़ैक पैटर्न। इट मींस कि मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर है जो है तो डिसेंट्रलाइज, लेकिन वो इकट्ठी सोच रखते, इकट्ठे अपने हदफ चुनते और उसको परस्यू करते, चाहे वो जंग में जाना हो या अमन में जाना हो। इस अमेजिंग, ये एक बिल्कुल नया डॉक्ट्रिन लिख रहे हैं ईरान की जो हुकूमत है, ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर एज वेल एज नेगोशिएटिंग पीस। ये किस तरह करना, और दैट टू अंडर प्रेशर, अंडर द गन्स ऑफ ए सुपर पावर। इट अमेजिंग, इट इज अच्छा, एक बड़ा वैसे ईरान जो है मिसाल बड़ा होगा टफ दुनिया में। नेगोशिएटर जो है वो साबित हुआ है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये साबित हुआ कि ईरान एक इंतहाई काबिल एहतराम बहादुर कौम है। अपने मुल्क के साथ, अपनी सरजमीन के साथ किसी हद तक भी जा सकते हैं। और फिर ये नहीं कि सिर्फ जज्बात से, इमोशन से नहीं, हिकमत से, हिकमत अमली से, कोऑर्डिनेशन के साथ और समझ बूझ के साथ। और अगर आप एज ए एकेडमिशियन भी, अगर मैं इसको बैठ के एग्जामिन करूं कि जी जंग की स्ट्रैटेजी में ईरान और अमेरिका का तवाजुन किया जाए या उनको आपस में कंपेयर किया जाए, तो मैं समझता हूं इट इज लाइक जमीन आसमान का फर्क है। उनकी कैलकुलेशन, उनके अहदाफ, उनका जो स्ट्रैटेजी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ वॉर, और फिर रेजिस्टेंस, और फिर चुनाव। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत कुछ भी नहीं है उनके अब सामने अच्छा, में, अगर ये आप बात अमेरिका आपकी की ठीक है जियार टेक्नोलॉजी बलोच को साहब। देखें। मैं कंपैरिजन देख रहा था, मिलिट्री कंपैरिजन ईरान और अमेरिका का। तो अमेरिका की जो फ़ौज जो है वो दुनिया में नंबर 1 है। ईरान की जो फ़ौज है वो 16 नंबर पर आती है। फिर जी जी। अमेरिका की जो फ़ौज है वो 13 लाख से ज़ायद है। ईरान की फ़ौज है वो 6 लाख के करीब है। फिर इसी तरह से देखा जाए कि ईरान का जो मिलिट्री बजट है वो तकरीबन 20 से 23 बिलियन डॉलर्स बनता है। और अमेरिका का पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा 900 प्लस बिलियन डॉलर का उसका बनता है। अब ईरान के पास कोई न्यूक्स नहीं है और अमेरिका के पास 5000 जो है वो एटम बम जो है वो मौजूद हैं। बिल्कुल कंपैरिजन कोई नहीं बनता। लेकिन ईरान ने एक दफ़ा साबित कर दिया है, अमेरिका को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि हमें पता है कि जो जीत रहा होता है वो कभी भी टेबल पे नहीं आता और दरख्वास्त वहीं से आती है जो कि हार रहा होता है। देखिए, आप एक चीज भूल गए कि अमेरिका के साथ आप इसराइल को भी शामिल कीजिए। हम्म। उसकी टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी। और आजकल जब जंग जो है वो तादाद की नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की है। वो सिस्टमिक वॉर है कि किस तरह नेटवर्क वाला वॉर है, वॉर ऑफ नेटवर्किंग। तो उसमें तो वो बहुत आगे है उनका। फिर ये कि सिरे से ईरान के पास अपना एयर डिफेंस तो है ही नहीं। एक खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है पूरे का पूरा मुल्क जो है, जो कि एक बहुत बड़ा खला है उनके डिफेंसिव डॉक्ट्रिन का, जिसमें वजूहत है कि उनके ऊपर सैंक्शंस थे। वो टेक्नोलॉजी जो इस चीज के लिए चाहिए आपको, मिसाइल डिफेंस के लिए या एयरक्राफ्ट के लिए, वो जाहिर है उनके पास नहीं आ पाई, और उनकी अपनी प्रायोरिटीज कुछ और भी थी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो भी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि उनको पता था कि हम कभी भी गन फॉर गन नहीं मैच कर सकेंगे अमेरिका और इसराइल को इकट्ठा करके। और किसी हद तक, जब तक ये जंग नहीं हुई थी, पूरा नेटो वाज एक्सपेक्टेड टू जॉइन हिम। वो कहता रहा, करता रहा, लेकिन अल्लाह का करना कुछ और था। और उसकी अपनी गलतियां तो हैंडल, जो उसके अलायंस थे उनको किस तरह उसने एब्नॉर्मसली हैंडल किया है, उससे वो जो उसका पत्ता था वो खत्म हो गया। देखिए, खुदा ना खास्ता
अगर वो इराक वाली सिचुएशन बन जाती है जिसमें अलायंसेस सब आ जाते तो ये सिचुएशन आज जहां पे है हम ना होते। लेकिन आई थिंक एक लिहाज से ये भी एक समझ लीजिए कि प्रोविडेंस की होती है मर्जी के किस तरह से, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो वो है सिलसिला कि जंग शायद आनी थी, ये सब आजमाइशें आनी थी ईरान पे, लेकिन अंडर दिस प्रेसिडेंट जिसने अपने अपने अलाइज को खोया है, अपने पोटेंशियल को खोया है, बल्कि इसका जो एनालिसिस हो रहा है, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, कि उसने अमेरिका के वकार को मजरूह किया है। उसने बल्कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आना था शायद 3 साल 5 साल 10 साल 8 साल के बाद आता, वो अब अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। अच्छा जियार मलिक साहब, एक कुछ लोगों का ये ख्याल है, अमेरिका में कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रखते हैं कि ये जो थोड़ा सा भी सीज़ फायर हुआ है और साथ ही साथ मुआहदे की जो बात हो रही है, ये शायद मिड टर्म इलेक्शन तक के लिए है, चूँकि पॉलिटिकल कुछ इन्होंने गेन हासिल करना है, या पॉलिटिकल जितना भी कैपिटल इन्होंने लूज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको रिकवर करना है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मिड टर्म इलेक्शन के बाद दोबारा से इसराइल जो है वो या अमेरिका जो है दोबारा से हमला कर सकता है, क्योंकि अभी तक देखिए ईरान से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि जी हम अभी तक अमेरिका और इसराइल पर एतमाद नहीं करते। क्या चीज़ गारंटी करेगी कि यहाँ पर मुस्तकिल अमन हो सकता है? देखिए, मैं आई थिंक आपके सवाल जो आखिरी हिस्सा है उसका जवाब जो मैं कहना चाह रहा था वो उससे आपको मिल जाएगा। तो अब वो दुनिया में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रही है, जिसमें इस वक्त मुसलमानों की जो मिडिल पावर्स है, चार बल्कि पांचवा, अब ईरान को भी मैं मानता हूँ, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, ये पांच जो है जिनकी यहाँ मीटिंग भी हुई क्वाड्रेंट की, तो वो एक बेसिस बन गया है। अब वो दुनिया नहीं रही जिसको वो मिड टर्म के बाद टैकल करेंगे। ईरान इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा, सिचुएशन इससे भी वर्स्ट होगी। तो ये जो अंदाजे हैं, ये गाइड फ्लाइंग कह लीजिए, या अनइन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड, आई मीन वी कैन रिस्पेक्ट देयर एनालिसिस, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रेटेजिक सेंस बनता है कि मिड टर्म के बाद फिर दोबारा इजराइल या अमेरिका खासतौर पर फिर चढ़ दौड़ेगा। इजराइल कैन अटैक, वो करेगा बमबारी, उसका जवाब ईरान देगा। वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इवन इफ अगर हो भी जाती है सीज फायर, तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जब नेतन्याहू के जब वारंट आ जाएंगे उसके अपनी कोर्ट के, मुल्क के, बिकॉज ऑफ द करप्शन, वो 2 जहाज भेज देगा, क्राइसिस क्रिएट कर देगा, डाइवर्ट हो जाएगा अटेंशन पूरी दुनिया का और उसके मीडिया का। फिर इसको फिर एक थोड़ा सा पेरोल मिल जाएगा कि ये 6 महीने 8 महीने उसको ना पकड़ो, लेकिन अल्टीमेटली तो उसने अरेस्ट होना है, अल्टीमेटली तो उसको जेल में जाना है, इस शैतान को, अपने मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर। ही इज अ वॉर क्रिमिनल, that you have to remember, and we keep reminding the world, please make your duty। ये मैं अर्ज करूंगा आपको, आपके वजह से तमाम जो मीडिया के चैनल्स के, दुनिया को याद कराएं कि ये वॉर क्रिमिनल है। प्लीज रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस।